नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए चैप्टर 8 जो हम पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक, उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, खासतौर से हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है। उनकी जो विभिन्न श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी, उनके अनुसार उनका जो सूत्र होता है उसके आधार पर उसका नाम कैसे लिखा जाएगा या संरचना कैसे लिखा जाएगी, या नाम दिया है तो संरचना जो है वो कैसे लिखी जाती है, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे या उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद में कुछ यौगिक जो हैं आपके सामने लिख के छोड़े थे कि आप इनकी प्रैक्टिस करके देखें। उम्मीद है आपने इनको किया होगा। अब एक बार इनको हम मिलान कर लेते हैं। जैसे पहला यौगिक जो है वो है C3H6। अब C3H6 ये अणुसूत्र जो है उसके आधार पर इस यौगिक की संरचना जो है वो हमें लिखनी है या इसका नाम देना है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो कोई भी कार्बनिक यौगिक जो है हमें उसकी श्रेणी का निर्धारण जो है वो उसके सूत्र के आधार पर करना होता है और फिर उसका नाम लिखना है। अब जैसे सबसे पहले कोई भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं तो उसमें पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न और उसके बाद में लिखा जाता है अनुलग्न। पूर्व लग्न लिखा जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन है इसमें 3 है तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोप। तो पहले प्रोप जो है वो लिख दिया। उसके बाद में दूसरा नाम जो है वो उसकी श्रेणी के आधार पर लिखते हैं। अब इसमें श्रेणी का निर्धारण जो है वो हम करेंगे इसमें पाए जाने वाले बंध के आधार पर या इसके सूत्र के आधार पर। C3H6 हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी है और दोगुनी होती है तो इसका मतलब दूसरी श्रेणी होती है और उसके लिए हम लिखते हैं ईन। अब इनके आधार पर इनको जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो ये प्रोपीन है। दूसरा यौगिक देखिए C2H6। C2 2 हैं, कार्बन 2 हैं, यहाँ पर 2 के लिए लिखा जाता है H। तो पहला नाम H है वो लिख दिया और दूसरा नाम जो है वो लिखते हैं सूत्र के आधार पर। अब इनमें हाइड्रोजन की संख्या देखें, 2 दूनी 4, ये है 6 यानी 4 + 2। तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 ज़्यादा है। दुगुने से 2 ज़्यादा होने का मतलब हो गया एन। तो इस आधार पर देखें तो इस यौगिक का नाम हो गया एथेन। तो ये एथेन है। C6H14। C6 कार्बन है इसमें 6। पहले इनकी संरचना जो है वो और ध्यान में रख लें। कार्बन 3 है, 1 2 3 यूं लिख दिया। अब इसके बाद में ईन लगा है, इसका मतलब एक जगह पर द्विबंध आएगा तो किसी एक जगह पर द्विबंध लगा दिया। अब संयोजकता पूरी कर दें। इस कार्बन की 2 तो हो गई क्योंकि इसके पास में 2 बंध है, 2 कम रह गए, वहां पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन में 2 और 1 3 संयोजकताएं पूरी है। एक संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन जोड़ के पूरी कर दी। इस कार्बन की एक संयोजकता तो हो गई, कुल संयोजकताएं होती हैं कार्बन की 4, तो वो पूरी होंगी हाइड्रोजन से। अब एक पूरी है, 3 कम रह गई तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसमें देखें कार्बन 2 हैं तो 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, एन है यानी केवल एकल बंध आएगा। अब हाइड्रोजन, इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी है, 3 कम रह गई तो H3, इसकी भी 3 कम रह गई तो H, इसमें भी 3 जोड़ देंगे। अब अगला यौगिक देखें C6H14। अब इसका पहले नाम देते हैं। कार्बन 6 है, 6 कार्बन होने का मतलब पूर्व लग्न जो है वो इसमें लिखा जाएगा हेक्स। और उसके बाद में आगे देखें 6 दूनी 12, 12 2 14, तो दुगुने से 2 ज़्यादा यानी ये भी एन है और इसका नाम हो गया हेक्सेन। इसकी संरचना लिखें तो संरचना में देखें 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, इस तरह से लिख दिए। सबके बीच में एकल बंध जो है वो लगा दिया। अब संयोजकता पूरी कर दें। इस कार्बन की संयोजकता 1 पूरी हो गई, 3 बाकी रही तो H जोड़ दिए, 3 H जोड़ दिए। इसकी 2 संयोजकताएं पूरी हैं, 2 H जोड़ दिया। इसकी भी 2 पूरी हैं, 2 H जोड़ दिए। ये भी इसी तरह से और उसकी 3, ये इसकी संरचना हो गई। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना लिख लेते हैं। सूत्र जो है वो तो रहने देता है, या चलो सूत्र भी लिख लेते हैं। ब्यूटाइन, ब्यूट, ब्यूट यानी कार्बन कितने हो गए 4। आइन, आइन का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 कम, कार्बन के दुगुने से 2 कम। तो 4 का दुगुना होता है 8 और उससे 2 कम करें तो होता है 6। ये सूत्र होगा। संरचना बनेगी 1 2 3 4, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन आ गए।
और बंध है आइन यानी त्रिबंध। तो एक जगह कहीं पर भी त्रिबंध लगा दिया, जैसे मान लें यहाँ त्रिबंध लगा दिया, बाकी हैं एकल बंध। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ें। इस कार्बन की संयोजकता 1 पूरी है, 3 कम तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस कार्बन की देखें संयोजकता 1 तो इस तरफ पूरी हो गई और 3 इस तरफ हो गई। इसका मतलब है इसकी संयोजकता पूरी है 4, इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ना। इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं पूरी हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ना। इसमें केवल एक संयोजकता पूरी है अभी तक, 3 बाकी हैं, तो 3 H जोड़ दिए। इसी तरह से अगला यौगिक जो है वो देखें प्रोपाइन। अब प्रोपाइन की संरचना जो है वो देखें तो उसमें पहले लिखा है प्रोप। प्रोप का मतलब पहले हम सूत्र लिखते हैं, तो प्रोपाइन, प्रोप यानी कार्बन 3, आइन यानी दुगुने से 2 कम, तो 3 दूनी 6, 6 से 2 कम करें तो 4। ये प्रोपाइन हो गया। संरचना लिखें 1 2 3 कार्बन, एक जगह पर त्रिबंध लिख दें, एक जगह पर एकल बंध, बाकी जितनी भी जगह होती है वहाँ एकल बंध आएगा। अब संयोजकता पूरी करें, इसमें 3 जोड़ेंगे क्योंकि एक संयोजकता ही पूरी है, 3 कम थी। इसमें चारों पूरी हैं, इसकी 3 तो पूरी हैं, 1 कम है, तो यहाँ पर H जोड़ दिया। एथीन, इसकी बात करते हैं। एथीन यानी H यानी कार्बन 2, और आगे आ रहा है ईन। ईन का मतलब होता है द्विबंध। द्विबंध या फिर सूत्र में होता है कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या पूरी पूरी दुगुनी, यानी 2 दूनी 4, ये सूत्र हो गया। संरचना देखें 1 2 कार्बन, बीच में द्विबंध, इसकी संयोजकता 2 पहले थी, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके भी 2 पहले से हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो ये हैं इनके संरचना। तो उम्मीद है आप इनका मिलान करेंगे, सही है, सही नहीं है तो आप फिर से कुछ यौगिकों के सूत्र वगैरह जो हैं वो लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा इनका आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा ये सही होते जाएंगे। अब इसके बाद में हम कार्बनिक यौगिकों की जो अलग अलग श्रेणियां होती हैं, तीनों श्रेणियां जो हैं उन तीनों के लिए जो नामकरण के नियम आते हैं उन नियमों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहली श्रेणी यानी एल्केन श्रेणी जो है उसकी। तो सबसे पहले हम नामकरण पढ़ेंगे एल्केन सीरीज या एल्केन श्रेणी जो होती है उसका नामकरण। एल्केन श्रेणी के यौगिक जिनमें केवल एकल बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य, तो एकल बंध वाले ये यौगिक होते हैं। अब इनका नामकरण जो है वो कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले किसी भी लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। जब भी किसी यौगिक का नाम हम लिखते हैं तो उसमें हमें लंबी श्रृंखला जो होती है उसका चयन करना होता है। जैसे हम उदाहरण से देखें, एक सामान्य सी श्रृंखला है CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें देखा जाए तो केवल एक ही श्रृंखला है, एक श्रृंखला है, तो इसमें तो किसी लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन वगैरह करना या उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल एक श्रृंखला है तो यही मुख्य श्रृंखला होगी, और इसमें कार्बन कितने हैं उसके आधार पर पहले लिखेंगे। हमें इसके पूर्व लग्न का नाम जो होगा प्रोप, और फिर उसके बाद में इसमें अनुलग्न जो है वो जोड़ देंगे। एकल बंध है इसलिए अनुलग्न जोड़ेंगे एन, और संधि करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो यह एक सामान्य सा यौगिक है, या प्रोपेन नाम की ये श्रृंखला जो है वो इसमें बनी हुई है। अब यदि एक से ज़्यादा श्रृंखलाएं हैं तब देखें उसके लिए क्या नियम जो हैं वो लागू होंगे। जैसे हम जो किताब में उदाहरण दे रखे हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें देखें तो कार्बन तो 5 इसमें भी है, लेकिन श्रृंखलाएं अलग अलग बन रही हैं। ये श्रृंखला अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरह से 2-3 श्रृंखलाएं इसमें बन रही हैं। इनमें लंबी से लंबी श्रृंखला देखें 1 2 3, इसमें 3 ही कार्बन है। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाली श्रृंखला लंबी श्रृंखला है, इसलिए इसमें 3 कार्बन वाली श्रृंखला नहीं मानकर 4 कार्बन वाली श्रृंखला मानेंगे। अब उसमें हम कोई सी भी श्रृंखला मान सकते हैं, जैसे ये श्रृंखला जो है वो हमने इसमें ले ली। अब इसके बाद में इस श्रृंखला के आधार पर जो है ये मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया। एक से अधिक श्रृंखलाएं होने पर लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जब एक से ज़्यादा श्रृंखलाएं हों तब। अब इसके बाद में इनमें ये मुख्य श्रृंखला हो गई। अब इसके बाद में इस यौगिक का नाम लिखेंगे, तो इस मुख्य श्रृंखला में यौगिक कार्बन जो है वो कितने हैं? 4 हैं, तो ब्यूट जो है वो आएगा, और एकल बंध है इसलिए ब्यूटेन आ जाएगा। ये
श्रृंखला से अलग कोई जो समूह है रह जाता है उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापी समूह है। तो इस श्रृंखला में ये CH3 जो है वो एक प्रतिस्थापी है, और प्रतिस्थापी का नाम जो है वो कैसे दिया जाता है, तो उसमें हमने एक सारणी जो है वो आपको बताई थी पहले की क्लास में कि CH3 यदि होता है प्रतिस्थापी, चाहे वो अलग रूप में किसी भी तरह से निकला हुआ हो, मुख्य श्रृंखला से CH3 अलग जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं मेथिल। यदि 2 कार्बन वाला है प्रतिस्थापी CH2 CH3 तो वो हो जाएगा एथिल। 3 कार्बन वाला है तो प्रोपिल CH2 CH2 CH3। इस तरह का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है तो उसको कहते हैं प्रोपिल। Cl जुड़ा है तो क्लोरो, Br जुड़ा है तो ब्रोमो। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से फ्लोरो, ये जो हम वो प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। तो प्रतिस्थापियों का नाम जो है वो लिखा जाता है। अब इसमें इस आधार पर देखें तो प्रतिस्थापी समूह जो है वो यहाँ पर क्या है, CH3 है। CH3 है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी की संख्या जो है उसको लिखेंगे। यदि प्रतिस्थापी केवल एक ही होता है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। और प्रतिस्थापी जो है वो इस यौगिक में है मेथिल। और उसके बाद में मुख्य श्रृंखला यानी ये जो है इसका नाम दे देते हैं। मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन यानी ब्यूटे और एकल बंध यानी एन, तो यह है मेथिल ब्यूटेन। अब ये मेथिल जो है वो कहाँ जुड़ा है वो और देना बताना पड़ता है, कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो मेथिल कौन से कार्बन पर जुड़ा है उसके लिए इनकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं या मुख्य श्रृंखला को जब हम नंबर देते हैं तो नंबर देते हैं वो किस ओर से देंगे, तो नंबर हमेशा ही दिया जाता है, नंबर दिया जाता है प्रतिस्थापी को सबसे कम नंबर जो है वो मिलना चाहिए, उस ओर से नंबरिंग करते हैं। तो प्रतिस्थापी को कम अंकन मिले, यह भी एक नियम होता है। अब इस ओर से देखें तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। इस ओर से दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी समूह है, इस ओर से दें तो 1 2 3, इस ओर से आता तीसरे कार्बन पर, तो तीसरे कार्बन पर नहीं, कम नंबर तो इस ओर से मिल रहा है इसलिए नंबर हमेशा इसी ओर से दिया जाएगा, इसलिए इसको नंबर इस ओर से देंगे। और ये नंबर 2 पर मेथिल आ गया तो इसका लिख दिया हमने 2 मेथिल ब्यूटेन। तो प्रतिस्थापी संख्या और उससे पहले उसका स्थान जो है वो और बता दिया जाता है। तो स्थान है यहाँ पर 2, संख्या केवल 1 है इसलिए कुछ नहीं लिखा, तो 2 मेथिल और प्रतिस्थापी का नाम ये मेथिल आ गया और मुख्य श्रृंखला जो है वो हो गई ब्यूटेन। तो ये यौगिक हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। इसके बाद में एक और यौगिक जो है उसके हम बात करें, जो उदाहरण दे रखे हैं अपनी किताब में उसके अनुसार ही देखते हैं। बाकी दोबारा जब रिवाइज वगैरह हम करेंगे तो उसमें जब मेन क्लासेस चलेंगे तो उनके लिए एक ही यौगिक में अलग अलग कैसे रूप से दिखाया जाता है तो उसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। अब एक यौगिक जो है वो अपनी किताब में दे रखा है, ये CH3 C CH3 CH3 CH3। वैसे तो ये होता है नियो और 5 है इसलिए पेंटेन, ये नियो पेंटेन है, लेकिन वो इसका रूढ़ नाम है। IUPAC नाम जो है वो इन नियमों के आधार पर दिया है। नियम यह है कि लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर पॉसिबिलिटी हर संभावना बढ़ाएं। जरूरी नहीं है श्रृंखला सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी किसी भी तरह से हो, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कर लें। लंबी से लंबी श्रृंखला हम किसी भी रूप में देखें तो केवल क्या आ रही है 3 कार्बन की, तो मान लें ये लंबी श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें जो बाहर रह गए मुख्य श्रृंखला से वो हो गए प्रतिस्थापी। तो ये प्रतिस्थापी यानी CH3 को हम कहते हैं मेथिल। तो ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ठीक है। और इसका स्थान बताना है तो 1 2 3, इस ओर से दें तो भी दूसरे पर आ रहे हैं, इस ओर से दें तो भी दूसरे पर, तो इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, किसी ओर से नंबर दें। तो 2 पर आ रहा है मेथिल। अब मेथिल है कितने 2, इसलिए इसको लिखा जाएगा डाई मेथिल। ये डाई जो है वो दर्शाता है प्रतिस्थापी की संख्या को, डाई का मतलब 2, 3 हो तो ट्राई लिखते हैं, और मेथिल है प्रतिस्थापी का नाम। अब इसका स्थान और बताएं, प्रतिस्थापी का स्थान पहला मेथिल जो है वो कहाँ पर है 2 पर, दूसरा मेथिल जो है वो भी कहाँ पर है 2 पर। तो संख्या ये दर्शा दी, इसके बीच में कोमा लगा दी और संख्या और नाम के बीच में हाइफन का निशान है वो लगा दिया, 2 डाई मेथिल। अब मुख्य श्रृंखला का नाम दे दें। मुख्य श्रृंखला जो है वो इसमें हो गई 1 2 3 कार्बन वाली, यानी प्रोपे और एकल बंध है इसलिए हो गया पेन।
ये हो गया 2,2 डाइमेथिले प्रोपेन। इस तरह से इसका नाम जो है वो दे दिया। इसके बाद में चलो एक और यौगिक जो है उसके हम बात करते हैं, जो अगला उदाहरण आपने दे रखा है। अगला उदाहरण जो है वो ये दे रखा है CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इस तरह से लिखे हैं। अब इसमें लंबी से लंबी श्रृंखला, अब इसमें देखो कई सारी श्रृंखलाएं बन रही हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये भी एक श्रृंखला ही मानी जाएगी। 1 2 3 4 5 6, लंबी से लंबी चेन है वो 6 कार्बन की आ रही है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की 2 श्रृंखलाएं हैं, एक तो ये देखो और एक देखो ये, ठीक है। अब एक से ज्यादा श्रृंखलाएं एक समान लंबाई की हों तो जिसमें अधिक प्रतिस्थापी आते हैं ना, उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानेंगे। अब यदि हम इसको मुख्य चयन माने तो प्रतिस्थापी समूह ये रह जाएंगे बाहर 2, इसको मुख्य चयन माने तो भी ये 2 बाहर रह गए। तो इसका मतलब चाहे किसी को भी मान लें एक ही बात आ रही है, तो इसलिए हम इसको मुख्य श्रृंखला मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया, यदि हम ये मानते हैं तो भी गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये मुख्य श्रृंखला मान ली। अब इसमें ये बाहर रह गए, ये हो गए प्रतिस्थापी, तो इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं। अब यदि प्रतिस्थापी जो हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है। यदि प्रतिस्थापी अलग अलग और एक से ज्यादा हैं तो कौन से प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाएगा, उसका भी नियम है। जिस प्रतिस्थापी का नाम अल्फाबेट में अंग्रेजी में ABCD जो है उसमें पहले आता है वो पहले लिखा जाता है। ये है एथेन जो E से शुरू होता है अंग्रेजी में, ये है एथिल E से शुरू होता है, ये है मेथिल M से शुरू होता है। तो अंग्रेजी में पहले E आता है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा एथिल, ठीक है। अब इसका स्थान और बताएं कहां पर है। अब स्थान में देखें, यहाँ पर ये प्रतिस्थापी समूह 2 हो गए, ठीक है। एक से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह एक श्रृंखला में एक साथ आ रहे हैं और वो अलग अलग हैं, तो उनका स्थान बताने के लिए नंबरिंग देंगे। अब नंबर देते हैं इस ओर से तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस ओर से दें तो 1 2 3 4 5 6, दोनों संभावनाओं को देखें। इस ओर से भी प्रतिस्थापी तीसरे और चौथे पर आ रहा है, इस ओर से भी तीसरे और चौथे पर, यानी स्थान सेम है प्रतिस्थापियों का। लेकिन नंबर देने के लिए अब एक और नियम यहाँ पर लागू होगा, उस प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए जो अल्फाबेट में पहले आए। ये है एथिल, ये है मेथिल, एथिल यानी E, मेथिल यानी M, तो E को कम नंबर मिलना चाहिए, एथिल को कम नंबर मिलना चाहिए, तो वो इस ओर से मिलेगा, ठीक है। इस ओर से देते तो एथिल को मिलता 4, मेथिल को मिलता 3। इस ओर से दिया है तो एथिल को मिला है 3, मेथिल को मिला है 4, तो अल्फाबेट के अनुसार ये क्रम जो है वो सही रहेगा। तो इसके अनुसार ये स्थान दे दिया। अब इसके बाद में पहले एथिल का नाम लिख दिया 3 एथिल, अब इसके बाद में कोमा लगा के मेथिल का नाम लिख दिया, मेथिल है नंबर 4 पर, 4A मेथिल, ठीक है। ये चीज और ध्यान में रखें कि नंबर और नाम जो लिखा जाता है ना उसके बीच में ये निशान लगाते हैं, इसको हाइफन का निशान बोलते हैं। बाकी नाम नाम और नंबर साथ में आए तो कोमा लगाते हैं, ठीक है। ये लगा दिया। इसके बाद में ये मुख्य श्रृंखला है जिसमें 6 कार्बन है, तो यह हो गया हेक्स और आगे 3 लगा दिया हेक्सेन, तो 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, ये अगला यौगिक हो गया। अब एक और यौगिक जो है उसकी बात करें जो अपने उदाहरण में दिया है किताब में, उसी के अनुसार देखते हैं। एक एग्जाम्पल अपने ये दे रखा है जिसमें 4 कार्बन वाला एक यौगिक जो है वो इसमें जोड़ रखा है। इसके अंदर यदि हम देखें तो सूत्र इसका यूं बना रखा है CH3 और यहाँ पर जोड़ रखा है क्लोरो Cl और यहाँ जोड़ रखा है Br ब्रोमो, ठीक है। अब इसमें मुख्य श्रृंखला मान लें, कार्बन की श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है। ये तो क्लोरीन ब्रोमीन आ गए तो ये तो श्रृंखला में है ही नहीं, तो ये तो निश्चित रूप से प्रतिस्थापी है। मुख्य श्रृंखला तो सीधी यही है, 4 कार्बन वाली एक श्रृंखला मुख्य श्रृंखला है यहाँ पर। अब इसमें नंबर दें तो 1 2 3 4, 2 और 3 पर, इस ओर से भी 2 और 3 पर क्या आ रहे हैं प्रतिस्थापी। अब सेम स्थान पर 2 अलग अलग प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो महत्व जो है वो किसको दिया जाएगा, जो अल्फाबेट में पहले आए। ये ब्रोमो B से, ये क्लोरो C से, B पहले आता है इसलिए नंबर इस ओर से देंगे 1 2 3 4, आ गया ध्यान में। ब्रोमो पहले आ रहा है तो ब्रोमो को महत्व दिया जाएगा। अब इसके बाद में लिखते हैं जब इसका नाम, तो पहले जो अल्फाबेट में आए उसको पहले लिखते हैं। पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी है ब्रोमो और एक क्लोरो है, क्लोरो का भी लिखेंगे। पहले ब्रोमो का लिख दें, ब्रोमो का स्थान बताएं 2 ब्रोमो,
3 क्लोरो और अब मुख्य यौगिक का नाम ब्यूटे, 4 कार्बन है इसलिए और एन लगा दिया, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये यौगिक हो गया। अब इसके बाद में एक और उदाहरण जो है उसकी हम बात करें, एक और एग्जांपल जो अपने बुक में दे रखा है उसी के अनुसार देखें, CH3 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 फिर CH2 CH3 और CH3। अब ये जो यौगिक दिया है तो इसमें कार्बन ही कार्बन है, सारे अलग अलग श्रृंखलाएं बन रही हैं, 3 की भी बन रही है, 5 की भी बन रही है, ये 3 की बन रही है, ये 3 की बन रही है, ये 3 की, ये 5 की, ये भी 5 की, ये भी 5 की, इस तरह से लंबी से लंबी चेन जो आ रही है वो 5 कार्बन वाली है। तो एक कार्बन, एक श्रृंखला कोई सी भी ले लें, ये ले ली या तो ये या ये, एक ले लें, एक श्रृंखला के अंदर आ जाएगा, एक बाहर रह जाएगा, वो प्रतिस्थापी होगा। अब ये प्रतिस्थापी जो है वो 3 बाहर रह गए और तीनों के तीनों प्रतिस्थापी देखो क्या है, CH3 CH3 CH3, इनको कहते हैं मेथिल। तो CH3 यानी मेथिल है प्रतिस्थापी, तो मेथिल नाम लिख दिया, ये प्रतिस्थापी का नाम आ गया। अब प्रतिस्थापी की संख्या एक जैसे 3 प्रतिस्थापी हैं, 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, तो ट्राई बताता है कि 3 मेथिल है इसमें, और कहाँ कहाँ पर है वो और बताएं। अब देखिए नंबर दें, इस ओर से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, यानी नंबर 2 और 4 पर जुड़े हुए हैं। इस ओर से दें तो 1 2 3 4 5, 2 और 4 पर जुड़े हुए हैं। तो अब कैसे नंबर देंगे, यदि प्रतिस्थापी इस कार्बन पर आ रहे हैं कितने, 2, उस कार्बन को कम नंबर दिया जाएगा जिस पर प्रतिस्थापी समूह ज्यादा हो। अब इस पर प्रतिस्थापी ज्यादा है, यदि इस ओर से नंबर दें तो दूसरे पर 2 प्रतिस्थापी आते हैं, चौथे पर 1, इस ओर से दें तो दूसरे पर 1 आता है, चौथे पर 2 आते हैं। तो दूसरे पर यानी कम नंबर वाले कार्बन पर प्रतिस्थापी समूह ज्यादा होना चाहिए, या जिस कार्बन पर प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक हो उसे जो है वो नंबर भी कम में दिया जाएगा। तो इसको हम कम नंबर देंगे और इसके अनुसार इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें यहाँ नंबरिंग इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5, ध्यान में आ गया, नॉर्मल सीधा सा है। इस ओर से देते हैं तो दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी 2 आते हैं, जबकि इस ओर से देंगे तो दूसरे कार्बन पर 1 ही आता है। तो कम नंबर जो है उस कार्बन को मिलेगा जिस पर प्रतिस्थापी समूह ज्यादा हो, इसलिए 2 पर हम 2 प्रतिस्थापियों को मानेंगे। तो यह हो गया, एक मेथिल है 2 पर, दूसरा मेथिल भी है 2 पर, 2 2, और तीसरा मेथिल है कहाँ पर, 4 पर, 2 2 4 ट्राई मेथिल, 5 कार्बन है इसलिए पेंट और एन, ये हो गया 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इसके बाद में एक और यौगिक जो है उसकी हम बात करते हैं, ये जो अपने एग्जाम्पल में दे रखा है, ये यौगिक है CH3 CH3 प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, नाइट्रो और आयोडीन, आयोडो, ये जुड़े हैं, ठीक है, ये मुख्य श्रृंखला है, सीधा सही है। अब इसमें नंबर किस ओर से देंगे, समान स्थान पर 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, इस ओर से भी दूसरे तीसरे पर, इस ओर से भी दूसरे तीसरे पर, तो उस प्रतिस्थापी को महत्व में मिलेगा जो अल्फाबेट में पहले आता है। अब एक है नाइट्रो, एक है आयोडो, आई जो है वो पहले आता है, तो इस ओर से नंबर देंगे 1 2 3 4 और नाम लिखेंगे 2 आयोडो, 3 नाइट्रो, और ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाला यौगिक। तो ये इसका नाम हो गया। एक और यौगिक जैसे इसी के अनुसार दे रखा है, एक यहाँ जोड़ रखा है Cl और यहाँ जोड़ रखा है F, तो ये प्रतिस्थापी हैं। अब इसमें देखें क्लोरो और फ्लोरो, अब नंबर जो है वो इस ओर से नहीं मिलेगा, अब नंबर इस ओर से मिलेगा, क्यों, ध्यान में आ गया होगा, C पहले आता है, F बाद में, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 क्लोरो 3 फ्लोरो, और मुख्य यौगिक वही है ब्यूटेन, तो ये इसका नाम हो गया। एक और यौगिक जो है उसकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, या उसका उदाहरण और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3, और इसके साथ में जुड़े हैं CH2
CH3 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे सीधी श्रृंखला दिख रही है 5 कार्बन की, लेकिन जरूरी नहीं कि यही मुख्य श्रृंखला होगी। लंबी से लंबी श्रृंखला देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यूँ आ रहे हैं। तो लंबी से लंबी चेन जो है वो 5 कार्बन वाली आ रही है। अब देखें एक से अधिक श्रृंखलाएं समान लंबाई वाली, ये ध्यान रखें, समान लंबाई वाली एक से ज्यादा श्रृंखलाएं होती हैं तो अधिक प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला जो है वो मुख्य श्रृंखला मानी जाती है। अब यदि हम देखें तो इसमें इसको हम मुख्य श्रृंखला मान लेते हैं, एक बार इसको मान लें मुख्य श्रृंखला, तो फिर प्रतिस्थापी समूह कितना हुआ, केवल एक, बाहर ये रहा तो केवल एक प्रतिस्थापी है। 5 कार्बन वाली श्रृंखला ये भी तो है, ये भी है, इसको माने तो यदि हम इसको मुख्य श्रृंखला मानते हैं यूं। अब देखें प्रतिस्थापी समूह 1 और 1 2, तो 2 बाहर आ गए, तो जिस श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह ज्यादा हो वो श्रृंखला मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी। ये इस और अलग अलग बनती है, इसमें हमने ये मान लिया। अब इसके बाद में इसकी नंबरिंग देंगे तो इसमें देखें 1 2 3, इसमें आ रहा है प्रतिस्थापी समूह तीसरे पर, इसमें आ रहा है प्रतिस्थापी केवल दूसरे पर ही, चाहे वो मेथिल हो अल्फाबेट में, चाहे वो बाद में आए, लेकिन पहले आ गया प्रतिस्थापी समूह वाले कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो इस ओर से दूसरा ही मिल रहा है जबकि इस ओर से तीसरा मिल रहा है, इसलिए यहाँ अल्फाबेट वाला बात जो है वो लागू नहीं होगी और नंबर इस ओर से देंगे 1 2 3 4 5 और इसके अनुसार जो है यौगिक का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रतिस्थापी 2 है, ये एथिल और ये मेथिल। एथिल है नंबर 3 पर, एथिल चाहे बाद में आ रहा है, संख्या में चाहे बाद में आए, लेकिन अल्फाबेट में पहले आता है तो लिखते पहले हैं, इसलिए लिखा जाएगा एथिल। और इसका स्थान बता दें कहाँ, तीसरे कार्बन पर, तो 3 एथिल कोमा नंबर 2 पर है मेथिल और मुख्य श्रृंखला में कार्बन है 5 यानी पेंट और एकल बंध यानी एन। तो ये हो गया 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। इस तरह से पहले एल्केन जो है इनका नामकरण जो है वो हमने पढ़ा। अब इसके बाद में दूसरी श्रेणी जो है एल्कीन श्रेणी, उसका नामकरण जो है वो पढ़ेंगे। उसके लिए जो नियम आते हैं उनको देखेंगे, जिसमें एकल बंध नहीं, क्या होता है, द्विबंध। तो दूसरी श्रेणी यानी एल्कीन श्रेणी के यौगिक जो है उनकी हम बात करते हैं जिनमें द्विबंध पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र जो है वो होता है CnH2n, यानी कार्बन की संख्या जितनी भी होती है हाइड्रोजन की संख्या उससे एकदम दुगुनी संख्या होगी, ये इनका सामान्य सूत्र होता है। और कार्बन के बीच में इनमें द्विबंध पाया जाता है। और द्विबंध या त्रिबंध जिसमें हो ऐसे यौगिक जो वो क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। ये असंतृप्त यौगिक होते हैं, इनको सामान्यतः ओलेफिन्स भी कहते हैं। इसका कारण ये होता है कि द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन हैं, उनकी क्रिया यदि ब्रोमीन जल से करवाई जाए तो वो तेल जैसे ऑयली यौगिक बनाते हैं, इसलिए इनको ओलेफिन कहते हैं। लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, हम नामकरण के जो नियम हैं उनकी बात करेंगे। तो नामकरण के नियम जो है वो यहाँ पर लगभग वही नियम लागू होंगे जो एल्केन श्रेणी में थे, बस इसमें महत्व जो है वो द्विबंध को दिया जाएगा। द्विबंध वाले कार्बन को नंबर जो है वो कम से कम नंबर जो है वो मिलना चाहिए। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण जो हम वो दे रखे हैं किताब वगैरह में, उनके अनुसार यदि हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें सीधा सा है वही कार्बन कितने हैं 2, इसलिए आ गया एथ। द्विबंध आ गया इसलिए इसमें लिख देंगे इन, तो ये हो गया एथीन। ठीक है, द्विबंध का स्थान और बताना पड़ता है कि द्विबंध कौन से कार्बन पर है, लेकिन इसमें हमने स्थान नहीं बताया क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है। इस ओर से माने तो भी पहले कार्बन पर है, इस ओर से माने तो भी पहले कार्बन पर। जिस कार्बन के जस्ट आगे द्विबंध लगा हो वो उसका स्थान माना जाता है या उस पर माना जाता है द्विबंध। तो यहाँ पर पहले कार्बन पर है, इस ओर से भी पहले कार्बन पर है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। एथीन उसमें जगह ही एक है, एक जगह है तो निश्चित रूप से द्विबंध आएगा तो कहाँ पर आएगा, एक ही जगह पर आएगा, इसलिए वो स्थान बताने की जरूरत जो है वो इसमें नहीं रहती। अब एक दूसरा यौगिक जो है उसकी बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम जो है कार्बन 3 इसलिए हो गया प्रोप, और फिर डबल बॉन्ड है इसलिए इन। अब इसमें भी इन, ये स्थान बताने की जरूरत नहीं है
क्योंकि हमने यहाँ लगाया है तो नंबर इस ओर से दे देंगे 1 2 3 पहले कार्बन पर है। यदि ये यहाँ नहीं होता, यहाँ होता तो भी पहले कार्बन पर ही रहता, क्योंकि तब गिनती इस ओर से शुरू हो जाती। यूं देखें, ये होता तो भी बात वही रहती, ये नंबर इस ओर से आ जाता। तो ये प्रोपीन, यानी प्रोपीन हमेशा 1 प्रोपीन ही होता है, ठीक है, इसलिए इसमें भी ये लगाने की जरूरत नहीं होती। अब हम देखें एक और उदाहरण, CH3 CH डबल बॉन्ड A CH CH3, इसका नाम दें। अब इसका जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें देखें ये है ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। अब इसका नाम लिखने के 2 तरीके हैं, दोनों ही सही हैं। हम जो नॉर्मली तरीका काम में लेते हैं वो लेंगे। ब्यूट आ गया और उसके बाद में इसमें द्विबंध है इसलिए इन, तो इसमें ब्यूटीन है ये। लेकिन अब इसमें इन यानी द्विबंध कहाँ है वो बताना जरूरी है, वो उसके मुख्य नाम से पहले स्थान है वो बताते हैं। तो उसके लिए नंबर देंगे 1 2 3 4। दूसरे पर द्विबंध आ रहा है, अब यूं नहीं है कि तीसरे पर माना जाएगा, तीसरे से पहले ही आ गया इसलिए इसे दूसरे पर माना जाता है। तो दूसरे कार्बन पर यहाँ पर द्विबंध है इसलिए हो गया ब्यूटीन और नाम नंबर दे दिया 2, इसलिए ये है 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब इसका नाम जो है उसमें हमने 2 लिखा है, वो जरूरी है। क्यों? मान लें ये देखें, ये यौगिक हो इस तरह से, वहाँ द्विबंध यहाँ नहीं यहाँ हो, CH2 CH2 CH3। अब इसका भी नाम देंगे तो कार्बन 4 है ब्यूट और डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए इन, ब्यूटीन है। लेकिन इसमें कार्बन द्विबंध को कम नंबर मिलना चाहिए तो इस ओर से नंबर देंगे 1 2 3 4। द्विबंध दूसरे पर ही आ गया इसलिए इसका नाम होगा, सॉरी द्विबंध पहले कार्बन पर ही आ गया इसलिए इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन अलग होता है, 2 ब्यूटीन अलग होता है। तो ये इस तरह से लिखा गया है, ये इस यौगिक का नाम आ गया। यदि यहाँ पर हो तब देखें, यहाँ पर हो तब ये स्थिति आएगी और यौगिक ये बनेगा। अब देखें तो अब भी ये 1 ब्यूटीन है। क्यों? क्योंकि अब नंबर इस ओर से नहीं देंगे, क्योंकि इस ओर से द्विबंध को नंबर मिल रहा है 3, इस ओर से नंबर मिल रहा है 1, तो द्विबंध को कम नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4। द्विबंध वाले कार्बन, द्विबंध वाला जो कार्बन है वो पहला ही है इसलिए ये है 1। 4 कार्बन है टोटल इसलिए ब्यूट और द्विबंध है इसलिए इन, तो ये हो गया 2 ब्यूटीन। इसी तरह से और यौगिकों की जैसे बात करें, कुछ उदाहरण जो है वो जैसे दे रखे हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड A CH2 CH3। इसमें देखें द्विबंध है, कौन से कार्बन पर है? इस ओर से है नंबर 2 पर, इस ओर से है नंबर 3 पर, तो संख्या इस ओर से देंगे 1 2 3 4 5। 5वें कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर द्विबंध है तो नंबर 2 और आगे कुल मिलाकर कार्बन है इसमें कितने 5 इसलिए पेंट और द्विबंध है इसलिए इन, ये है 2 पेंटीन। या इसका एक दूसरा नाम यूं भी लिखते हैं, 5 कार्बन है इसमें इसलिए ये हुआ पेंट और बंध है इन, कौन से पर? दूसरे कार्बन पर, तो पेंट 2 इन, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, इसमें संधि करके लिखा है एक साथ, इसमें दोनों को अलग लिख दिया। अलग लिखते हैं तो फिर इन जो है उसे पहले 2 लिखते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। हो सकता है किसी किताब में किसी में यौगिक का नाम एक इस तरीके से दे रखा है, एक का नाम दूसरे तरीके से दे रखा है, तो ये स्थितियां जो हैं वो इसमें बन सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखें एक और उदाहरण, जैसे एक विशेष उदाहरण जो है वो अपनी किताब में दे रखा है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक यौगिक है। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर यूं जोड़ रखा है CH3। अब इसमें देखें लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन, वो हमने एल्कीन में पढ़ा था, इसमें भी यही है, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे लेकिन उस श्रृंखला में द्विबंध होना जरूरी है। तो जिस श्रृंखला में द्विबंध होगा वो मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी, जिसमें एकल बंध होगा वो तो एक से ज्यादा लंबी हो उसको मुख्य श्रृंखला नहीं मानेगी। अब जैसे इसमें देखें यहाँ पर एकदम सीधा सा दिख रहा है, इस श्रृंखला में 5 कार्बन है लेकिन इसमें द्विबंध नहीं है। ये श्रृंखला देखें तो इसमें 4 ही कार्बन है, इसमें भी 4 ही कार्बन है,
तो 4-4 वाली श्रृंखलाएं जो है वो 2 आ रही हैं, तो उसमें से कोई एक मान लें। तो मुख्य श्रृंखला यहाँ पर जो है वो ये होगी, ये यहाँ पर मुख्य श्रृंखला हो गई, क्योंकि इसमें द्विबंध है, चाहे छोटी हो। यदि द्विबंध वाली 2 से ज्यादा श्रृंखलाएं बन रही हैं और उनकी लंबाई एक सी आती है, तो फिर लंबी से लंबी श्रृंखला मानी जाएगी, लेकिन द्विबंध उसमें उपस्थित होना जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखें, इसलिए हमने इसको मुख्य श्रृंखला माना है। तो ये मुख्य श्रृंखला हो गई। अब इसमें वही नियम लगाएंगे। यहां पर ये यौगिक दे रखा है, वो हमने देखा तो वो तो बराबरी बन रही थी, इसलिए चलो पहले इसी को देख लेते हैं। CH3, तो ये भी 5 कार्बन की, ये भी 5 कार्बन की, तो ये श्रृंखला मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी जिसमें द्विबंध हो। ठीक है, और अब इसका नाम देंगे, तो ये हो गया प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापियों का नाम लिखने का तरीका वही है। प्रतिस्थापी ये एथिल है, और कहां पर आ रहा है, 1 2 3 तीसरे पर है, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने 3 एथिल। और फिर मुख्य यौगिक ये है जिसमें 5 कार्बन है, पेंट और इन आ रहा है, तो ये हो गया पेंटीन। और कहां पर आ रहा है, इन दूसरे पर है, तो ये है 2 पेंटीन, 3 एथिल 2 पेंटीन, ये इस यौगिक का नाम है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज, जैसे ये देखें, यहां पर इस श्रृंखला में कार्बन जो है वो पूरे 5 नहीं हो, ये हो ऐसा यौगिक। तो देखें, अब ये श्रृंखला छोटी है, 4 की है, ये 5 की है, तो चाहे ये छोटी श्रृंखला हो, द्विबंध होना जरूरी है, तो द्विबंध तो इसमें है, इसलिए इसे मुख्य श्रृंखला मानते हुए हम इसका नामांकन करेंगे। और अब इसका नंबर जो है वो देंगे इस ओर से 1 2 3 4। एकल बंध को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे प्रतिस्थापी किसी भी स्थान पर आ रहा हो, तो उसके अनुसार इसको नाम दिया जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा, पहले प्रतिस्थापी का नाम एथिल, कहां पर है, नंबर 2 पर 2 एथिल, 1 ब्यूटेन, तो ये हो गया 2 एथिल 1 ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम देंगे। एक और यौगिक जैसे दे रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड A CH2 CH3। अब इसमें 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, तो मुख्य श्रृंखला जिसमें द्विबंध हो ये मान ली, सही है, मान लो एक ही बात है। ये नहीं मान सकते क्योंकि इसमें तो द्विबंध आएगा ही नहीं। ठीक है, यदि हम ये माने यूं तो द्विबंध तो बाहर रह गया, इसलिए मुख्य श्रृंखला इसी को मानना पड़ेगा, इसको शामिल करना पड़ेगा। तो ये मुख्य श्रृंखला हो गई। अब नंबर दें, तो इस ओर से भी नंबर 2 पर आ रहा है प्रतिस्थापी, इस ओर से भी 2 पर प्रतिस्थापी, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापी को महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ महत्व दिया जाता है किसको, द्विबंध को। तो द्विबंध जो है वो पहले ही कार्बन पर आ गया, इसलिए नंबर इस ओर से देंगे 1 2 3, पहले पर ही आ गया द्विबंध, प्रतिस्थापी दूसरे पर है, तो पहले नाम लिखेंगे प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी है यहाँ पर मेथिल, कहाँ पर है, नंबर 2 पर, तो ये हो गया 2 मेथिल। और फिर आगे लिख दिया इसमें मुख्य यौगिक का नाम, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और फिर इन, और इन कहाँ पर है, नंबर 1 पर, तो 1 प्रोपेन, 2 मेथिल 1 प्रोपेन, ये इस यौगिक का नाम है, हो गया। इस तरह से इनको नाम दें। अब इसके बाद में एक और विशेष उदाहरण जो दे रखे हैं, 1-2 और उदाहरण दे रखे हैं अपने किताब में, उसी को हम देखते हैं। जैसे ये है यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड A CH2 और ये Cl। अब 3 कार्बन वाली मुख्य श्रृंखला है। एल्केन में क्या था, एल्केन में था कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो यदि एल्केन होता तो नंबर इस ओर से देते, लेकिन एल्कीन या एल्काइन है तो उसमें तो द्विबंध या त्रिबंध को महत्व मिलेगा, इसलिए यहाँ पर इस श्रृंखला में हम नंबर जो है वो इस ओर से नहीं देंगे, इस ओर से देना पड़ेगा, क्योंकि इस ओर से तो आएगा द्विबंध दूसरे पर, इस ओर से आएगा पहले पर ही, तो ये 1 2 3 इस तरह से है। नाम लिखेंगे जरूर यौगिक के नाम में पहले, किसका, प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी यहाँ पर क्या है, क्लोरो, तो क्लोरो ये लिख दिया, कौन से कार्बन पर है, नंबर 3 पर, कोमा कार्बन कितने हैं, 3, इसलिए प्रोप, द्विबंध इसलिए इन, प्रोपीन कहाँ पर है, पहले पर ही है इन, ये हो गया 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, इस तरह से इसका नाम है दे दिया। अब इसके बाद में एक और स्थिति देखते हैं, वैसा उदाहरण जो है वो जैसे दे रखा है उसके अनुसार, CH2 डबल बॉन्ड A CH डबल बॉन्ड CH2। एक श्रृंखला में यदि एक से ज्यादा द्विबंध हो तब कैसे नाम देंगे,
तब भी आसान सही तरीका है इसमें। मुख्य श्रृंखला ये सीधी सीधी श्रृंखला है। अब इसमें द्विबंध दो स्थानों पर हैं, नंबर दें, इस ओर से दें तो 1 2 3 4, एक द्विबंध आ रहा है पहले पर, एक द्विबंध आ रहा है तीसरे पर। इस ओर से दें तो भी एक पहले पर आ जाएगा और एक तीसरे पर आ जाएगा, इसलिए नंबर जो है वो इसी ओर से दिया जाएगा। तो इस तरह से इनको हमें नंबर देंगे। इस ओर से जब इसको नंबर यूं दिया जाएगा तो इसके अनुसार अब इसका हम नाम लिखेंगे। तो पहले नाम में लिख दें क्या, इसमें कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, इसलिए लिख दिया ब्यूट। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, ब्यूट द्विबंध आ रहा है इसलिए ईन। ठीक है, अब इसमें द्विबंध दो जगह यानी ईन जो है वो दो जगह आया, इसलिए डाई और लगाएंगे। डाई ये बताता है कि ईन दो जगह है, तो डाई ब्यूटीन है ये। और द्विबंध दो कौन कौन सी जगह है वो और बता दें, नंबर 1 और नंबर 3, 1,3 डाई ब्यूटीन, ये है इसका नाम। आगे ध्यान में 1 और 3 ये बता रहे हैं पोजीशन द्विबंध की, और डाई नाम ये बता रहा है कि इसमें इन जो है वो दो जगह है, या इसका नाम इस तरह से भी लिखते हैं ब्यूट, ये लिख दिया। फिर 1 और 3 पर द्विबंध है तो 1,3 ब्यूट डाई इन, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। केवल पूर्व लग्न लिख के फिर इन बता दें, उसकी पोजीशन बता दें, उनकी संख्या बता दें, या फिर पहले पोजीशन और संख्या लिख के फिर एक साथ जोड़कर लिख दें, दोनों ही बातें इसमें सही होंगी। तो ये जो है वो नामकरण होगा किनका, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का। इसके बाद में तीसरी श्रेणी एल्काइन श्रेणी है, उसको हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज इतना ही लंबा हो गया थोड़ा, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।